गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। विघ्नेशानमुनी गुरुसस्मरुनी लक्ष्मीस आवाहिले। आम्ही गुंतवणूकशास्त्र शिकण्या हे सत्र आरंभिले। केव्हा स्थावर आणि जंगम कधी कोठे किती गुंतवू। चर्चा मंथन तज्ञ बोध मिळता हे प्रश्नही सोडवू। ठेवी भाग सुवर्ण पोस्ट अथवा रोखे तसे फंडते। वृद्धी भांडवली मिळो कर नको पर्याय हो कोणते। कोठे उत्तम रोखता सुगमता लाभांश वा व्याजही। कोठे गुंतविणे सुरक्षित असे नोंदीस कैसी वही। सन्मार्गे धनसंपदा मिळविणे अत्यंत आवश्यक। पैसा ध्येय नसे म्हणून जपणे जाणीव सामाजिक। ज्ञानाचा उपयोग गुंतवणुकी साठी सदा होऊ दे। हे सारे समजावया सुमती दे आम्हास तू शारदे। Good morning once again. So today we are going to have a speaker from DSP Mutual Fund, Mr. Ashwin Sundararaman. He's a manager and he has got more than a decade's experience working with mutual fund industry. One of his passion is also to carry out investor awareness programs with respect to mutual funds and educating the investors. So with that as an objective, and also to know how things are going to evolve, because we are all concerned about how the markets have been moving for the last 5 months. And so DSP has got an initiative, they call it as Netra. Netra means vision, and then what they do is they do a lot of data mining and data analysis, basis which they try to sort of predict the future, but it's all subject to certain assumptions based on the data. So we have here Mr. Ashwin Sundararaman, who will take us through the process and he will tell us actually what Netra does and actually how is their outlook on the markets at this point in time. So let me welcome Ashwin here. Ashwin, please. Before I proceed with handing over the mic to Ashwin, we'll felicitate Mr. Ashwin. I'll request Sujit Vaingankar to hand over the Trimurti and the pen as a memento. Thank you, Sujit. So without taking much of your time, I'll hand over the mic now to Ashwin. Ashwin, please. Thank you. Thanks for the beautiful introduction, Professor. वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ. I pray to the Holy Lord for all the diction, for all the information to flow through me to all of you and for my own self too. Thank you. तो हमने तो बहुत सारे हेयर एंड टॉर्टोइस वाले स्टोरी सुने होंगे, मतलब हमारे बचपन में, है ना, मतलब सबको पता है, और वो जो क्लासिक वर्जन है वो हम सबको पता है. तो उसी के अलग अलग वर्जन सब समझेंगे और समझेंगे कि उसको कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं. तो वही क्लासिक जो बोलता है कि हेयर जो है टॉर्टोइस को चैलेंज करता है कि हम एक युद्ध लड़ते हैं या एक रेस लड़ते हैं, और वो रेस में क्या होता है, ऑब्वियसली हम सबको पता है कि हेयर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और कहीं वो जाके सो जाता है झाड़ के नीचे, और जिसकी वजह से टॉर्टोइस जो है, जो स्लो होता है बट देन बहुत कंसिस्टेंट होता है,
वो आगे जाके रेस को जीत लेता है। अब इस पे क्या हो सकता है? दिस इज प्रिडोमिनेंटली एंशिएंट विजडम हो सकता है, बोल सकते हो। अपनी जर्नी को, अपनी जो फाइनेंशियल जर्नी को ये पर्टिकुलर चीज़ से हम कैसे लिंक कर सकते हैं, उसका एक मैं नमूना दिखाऊंगा अभी। हेयर जो है, ही इस एकदम चंचल दिमाग का है वो। तो वो स्टॉक्स, हॉट स्टॉक्स उसको चाहिए, उसको क्रिप्टोस चाहिए, उसको नए नए एसएमई के आईपीओस चाहिए, उसको ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए जो 25 दिन में पैसा डबल कर सकता है। वो नहीं बिलीव करता कि भाई 10 साल सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करें, वो ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता, वो समझता भी नहीं है सब चीज़ों को लेकर। वेरएस टॉर्टोइज जो है वो स्लो है, बोलेगा हम 10 साल 15 साल 20 साल वेट करेंगे, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स करेंगे या सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान्स करेंगे। और हाँ, मतलब बहुत सारे जार्गन्स होंगे, आप कभी भी आपको अगर लगे कि कोई कुछ समझ नहीं रहा हो, आप प्लीज़ मुझे रोक के पूछिएगा क्या है करके। तो ये तो हो गया पहला भाग। अब वापस हेयर जो है वापस उसको चैलेंज करता है, बोलता है कि पहले बार तो ठीक गलती हो गया मेरे से कि मैं सो गया, अब हम वापस और एक रेस लड़ेंगे। अब ये वाले रेस में क्या होता है, सेम मिस्टेक हेयर दोहराता है, वो वापस जाके सो जाता है और फिर से टॉर्टोइज जीतता है। तो इस पे हम देखते हैं कि हेयर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था। एक ही गलती जो उसने वापस पिछले बार जो कमिट किया था, वही सेम गलती वो वापस रिपीट करता है और उसकी वजह से उसका रिपीटेड लॉस होते रहता है। अब इस पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट लेके आते हैं। हेयर जो है वो बोलता है कि हाँ, मतलब मैंने अपना गलती मैं कबूल कर रहा हूँ। अब वो नहीं सोता तीसरे रेस में, वो बोलता है अब मैं दौड़ूंगा। तो वो तेज़ी से दौड़ता है और वो ऑब्वियसली रेस जीतता है, और टॉर्टोइज तो ऑब्वियसली स्लो है तो टॉर्टोइज हार जाता है। अब इस पे हम देखते हैं कि कैसे फोकस रहने से, एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो करने से हम जीत सकते हैं। एग्जीक्यूट करता है और ऑब्वियसली वो इवेंचुअली जीतता है। और एक ट्विस्ट, अभी रेस को दुश्मन जैसे कंसिडर करते हुए किसी का भला हो रहा है, किसी का भला नहीं हो रहा है, उससे अच्छा अगर हेयर और टॉर्टोइज दोनों अगर साथ में निकल गए तो। अब जैसे रोड में, जैसे रेस जो है उस पर अगर हेयर के ऊपर अगर टॉर्टोइज बैठ के अगर जाता है तो फिर दोनों जीत जाएंगे। तो इसको आप बोल सकते हैं कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स तो मैं करूँगा, बट मैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी भी मैं उसके ऊपर भी फोकस करूँगा। और अगर मेरे पास उतना टाइम है इन केस, तो मैं स्टॉक्स को भी स्टडी करके उस पर भी मैं इन्वेस्टमेंट्स कर सकता हूँ। तो वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ हेयर एट द सेम टाइम ऑफ दैट ऑफ टॉर्टोइज। अब और थोड़ा चेंजेस होता है अगले वाले जो रेस होता है उसमें। टॉर्टोइज बहुत स्मार्टनेस दिखाता है, और जो लीडर है, जो जिन लोग रेस कंडक्ट करते हैं, उनको जाके बोलता है यार जो रोड है उस पर तो ऑब्वियसली हेयर बहुत अच्छा भागेगा, बट आप उस पर ऑब्स्टेकल्स लेके आओ ना। मतलब सिर्फ रोड रहने से क्या फ़ायदा, उस पर रोड भी होना चाहिए, उस पर पानी भी होनी चाहिए, फिर रोड भी होना चाहिए, ऊपर नीचे वाले रोड भी होने चाहिए, सब होने चाहिए। तो उसकी वजह से अब ये पर्टिकुलर रेस जो है वो कौन जीतता है, वो टॉर्टोइज जीतता है, बिकॉज हेयर रोड में तो बहुत अच्छे से भागना जानता है, बट पानी का क्या उसको पता नहीं। तो बेसिकली मार्केट्स जो हैं वो वही होती हैं। मतलब हमको ऐसा लगता है कि हम 10 साल 15 साल 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं। हमको लगता है आज हमने 1 रुपया डाला तो वो 10 रुपया हो जाएगा 5 साल में। अब वो होता नहीं है, वो 1 रुपये का -2 रुपीज़ होता है, या वो -2 रुपीज़ का वापस -4 रुपीज़ होता है, और हो सकता है 2-3 साल के बाद वो 1 रुपया जो है वो 6 रुपया होता है, और उसके 4-5 साल के बाद वो 6 रुपया 10 रुपया होता है। तो मार्केट में वेगेरीज आपको दिखती हैं। मतलब इट इज़ नॉट अ सेम प्लेन path that we think it to be। तो वही उसी को, यही जो चीज़ है, इसको थोड़ा और आगे लेके जाते हुए, अब क्योंकि हेयर हार गया बिकॉज ऑफ द वाटर, वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो जाके किसी के साथ जुगाड़ लगाने की कोशिश करता है कि अब वाला जो रेस है वो मैं ही जीतूंगा। तो वो
कोई ऐसे इंसान के पास जाता है जो इन्फ्लुएंसर हो या जो समथिंग टू द ट्यून ऑफ इन्फ्लुएंसर, या ऐसे कोई जो आईपीओ बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाता हो, तो उसके पास जाके वो बोलता है कि यार मेरे को 25 दिन में पैसा डबल करके दे देना। तो ये यूज़ करने की वजह से वो पकड़ा जाता है और वो रेस हार जाता है। इसका और एक वर्जन अभी, क्योंकि 5 में से 3 रेस जो हैं वो टॉर्टॉइस जीतता है, तो उसकी वजह से टॉर्टॉइस कॉम्प्लेसेंट हो जाता है। उसको लगता है यार मतलब हेयर कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, क्योंकि मैं डिसिप्लिन हूँ, मैं जीत जाऊँगा। तो वो फिर अल्टीमेटली वो एक रेस में वो सो जाता है, बोलता है जीतना तो मुझे ही है, हेयर को तो वैसे भी जीतना नहीं है। तो ये कॉम्प्लेसेंसी की वजह से टॉर्टॉइस अगला रेस हार जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको हेयर या फिर टॉर्टॉइस नहीं बनना है, आपको उनके गुण जो हैं उसको अपनाने हैं, एंड एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो नो विच गुण टू नॉट टेक and which gun to actually take inside you, so that you come out with flying colors. Investing 2 साल 3 साल 6 महीने का खेल नहीं है. It is more to do with what we tell is a marathon. तो इस पे भागते रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हमको हो सकता है हम मैराथन में कभी बीच में चल भी लेंगे, बट हमको रुकना नहीं है, या फिर हमको वी शुड नॉट बी डिजेक्टेड अबाउट एनी ऑफ द स्पेसिफिक्स या एनी ऑफ द फीलिंग्स. कंसिस्टेंसी ऑब्वियसली ऑलवेज हेल्प्स इन विनिंग द होल गेम. डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रैटेजिक होना चाहिए वेरी with frequencies we should actually try and keep looking at the portfolios कि वो क्या कर रहे हैं, at least once in a year, once in a couple of years basically, so that the long term goal is basically achieved. बहुत ज़्यादा स्टोरीज हो गए, ज्ञान हो गया. तो अल्टीमेटली ये जो ज्ञान जो है जब तक हम अपनाते नहीं हैं तब तक वो हमारे काम में नहीं आएगा, क्योंकि वो ज्ञान बनते रह जाएगा. तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में जो हर महीना हम जो निकालते हैं, देयर इज़ अ नोट दैट वी गेट एवरी मंथ विच इज़ नोन एज नेत्रा. नेत्रा का मतलब विजन होता है, और वो विजन से हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम क्या देख रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं. हम उसको प्रॉमिस नहीं करते हैं कि ये ऐसे ही होगा, बट देन हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये पास्ट में जब ये चीज़ हुआ है तो उसके इमीडिएट बाद ये ऐसी चीज़ें प्ले आउट हुई हैं. तो वो जो हमारा आइडिया जो है, बस वो मैं आपके साथ आज शेयर करने के लिए आया. तो हमारे लिए तो भारत ऑब्वियसली प्यारा है, तो हम कितने भी इंटरनेशनल इक्विटी और कितने भी अलग अलग चीज़ें क्यों ना बता दें, बट जो हमारे लिए जो प्यारा है, जो अमृतकाल वाला, जो विकसित भारत वाला जो हमारा मोटिव है, दैट विल ऑब्वियसली बी अचीव्ड बाय investing in Indian equities, and that's very obvious. अभी बहुत सारे चार्ट्स आएंगे, मतलब अगले 8-10 स्लाइड्स जो हैं इट विल बी फुल ऑफ चार्ट्स. किसी को भी कहीं पे भी कुछ नहीं समझ में आता हो तो आप प्लीज़ मुझे रोकिएगा और मुझे पूछिएगा कि क्या क्या है करके. तो मार्केट में अलग अलग मार्केट कैप्स होते हैं, ये आप सबको पता है. क्या कौन से कैप्स होते हैं? बड़े, छोटे, मिड, सॉरी करेक्ट, यू आर राइट, करेक्ट, परफेक्ट. तो एम्फी जो है, एम्फी के हिसाब से जो उसका डेफिनेशन है वो ऐसा पड़ता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आप टॉप टू डाउन बाइफरकेट कर लो. टॉप 100 जो कंपनियां हैं वो लार्ज कैप होंगी, 101 से लेके 250th वाली जो कंपनी है वो आपके मिड कैप्स होंगे, 251st से लेके 500 कंपनी जो है वो स्मॉल कैप होंगी, और 500 के बियॉन्ड तो हमारे इंडियन मार्केट्स में देयर आर मोर देन 3,500 4,000 स्टॉक्स विच आर लिस्टेड. 501st से लेके बियॉन्ड जो भी हैं उसको हम माइक्रो कैप के नाम से जानते हैं. तो प्राइस अर्निंग्स जो है वो एक ये चीज़ बताता है कि आपका मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर क्या है, और इसके बहुत सारे साइंस हैं कि ये कब कौन से ड्यूरेशन में अच्छा है, कौन से ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा महंगा है, कौन से ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा सस्ता है, उसका मालूमात ये पर्टिकुलर स्लाइड में दिया हुआ है.
तो अभी पिछले काफ़ी टाइम से मार्केट गिर रहा है। कौन से महीने से मार्केट गिर रहा है बेसिकली, कोई मुझे बता सकता है? करेक्ट, अक्टूबर 2024। तो बेसिकली एग्जैक्टली मैं अगर वो टाइम अगर देना चाहूँ तो सितंबर 26 का पीक था और वहाँ से मार्केट नीचे गिरते हुए आया। तो सितंबर पीक का आप अगर यहाँ पे देखोगे तो 23-24 का प्राइस अर्निंग्स था लार्ज कैप में, वो अब आके 19.9 लेवल्स में आ गया है। तो ये हमको ये सिग्निफाई कराता है कि, और लॉन्ग टर्म एवरेज जो है आप ऑरेंज लाइन ऊपर टॉप लेफ्ट में देख सकते हैं, विच इज़ 20, दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म एवरेज। अब वो लॉन्ग टर्म एवरेज हम कैसे निकालते हैं? पिछले 10 साल के जितने भी हर साल के जो प्राइस अर्निंग्स रहे हैं ट्रेलिंग 12 मंथ, मतलब पिछले एक साल के, उसको हम एवरेज के हिसाब से निकालते हैं। तो बहुत बार ऐसे हो सकता है कि कोविड वाला जो पीक था उस पे मार्केट का प्राइस अर्निंग्स कितना गया, आप मुझे ग्राफ में देख के बता सकते हैं? करीब करीब 39। तो ये जो 39 हो गया, ये बहुत ज़्यादा आपके एवरेज को इन्फ्लेट करा सकता है। तो अभी जो एवरेज है हम वो एवरेज से थोड़े से कम में हैं। तो हमारा मानना ये है कि बहुत स्पेसिफिकली लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट्स में जाना बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, बट नॉट लंप सम इन्वेस्टमेंट्स, इट शुड स्टिल बी इन द स्टैंडर्ड मैनर। हम बोल रहे हैं कि ये 19.9 जो है अगर 17 हो जाए तो आप विदाउट एनी फियर आप लार्ज कैप में लंप सम्स भी ले सकते हैं। दैट्स आवर थॉट प्रोसेस। तो ये वही है जो मैं बोल रहा था। जब हम एवरेजेस देखते हैं तो बहुत बार ऐसे होता है जो नीचे के जो एवरेज हैं, मतलब कोविड के फॉल में जो एवरेज था मार्केट का वो ऑलमोस्ट 13 के प्राइस अर्निंग्स पे चले गया था, और अब वाले जो पीक में मार्केट 24 के प्राइस अर्निंग्स पे चले गया था। अब ये बहुत सारे जो 24 वाले जो हैं और 13, 14 या 12 वाले जो हैं, इनको आपको निकालना पड़ेगा एक नॉर्मल एवरेज देखने के लिए, क्योंकि इन लोग बहुत ज़्यादा आपके नंबर को इन्फ्लेट कर देंगे या कम दिखा देंगे। तो मीडियन जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो मीडियन कहीं ना कहीं 18-19 के बीच में पड़ता है। मेरे जो प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा था दैट्स एट 20। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सॉर्ट ऑफ टोन डाउन योर एक्सपेक्टेशन। इसके लिए हम बोल रहे हैं कि 17 का जो है 17, 17.5 जो है दैट हैज़ टू बी द place where you can actually start investing in lump sums. But today as we speak we would actually prefer going to even this space in the large cap space basically through the systematic transfer or systematic investment modes. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्मॉल कैप और मिड कैप प्रीवियस स्लाइड में हमने सो एनी क्वेश्चन स्टिल नाउ? अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है? या करेक्ट। ईपीएस तो हम ट्रेलिंग 12 मंथ लेते हैं। हाँ नहीं, करेक्ट। हाँ, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दीज आर द आइडियाज दैट वी आर पोर्ट्रेइंग. So that's the reason we are saying that we would still want to be invested in systematically. We would not be wanting to invest it in lump sums. So this is a very important slide which talks about small cap and mid cap valuations. पिछले 20 साल का यहाँ पे एवरेजेस दिया हुआ है। 2008 में आप अगर देखोगे तो 20 टाइम्स था। फॉल में इट हैज़ गॉन 7-8 वाला जो फॉल में इट हैज़ गॉन टू एज लो एज 5 टाइम्स। 2017 में अगेन 29 टाइम्स हैं। सितंबर 2024 जो विच वॉज द रिसेंट पीक, इट हैड गॉन टू एज हाई एज 46 टाइम्स। ऊपर जो करंट लिखा है दैट इज रॉन्ग, द करंट इज 33 टाइम्स। ऊपर जो लिखा है दैट इज पीक, दैट्स नॉट करंट, सॉरी फॉर द टाइपो। पीक जो है वो 46 टाइम्स है, और अब जो हम खड़े हैं 33 टाइम्स। 33 टाइम्स आज भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बिकॉज इतना मल्टीपल्स ये ना 2007 में था, ना 2017-18 के जो मिड कैप स्मॉल कैप वाला जो रैली था उस पर भी नहीं था। तो दैट इज़ द ऑब्वियस रीज़न दैट वी आर टेलिंग दैट स्मॉल कैप और मिड कैप फॉर दैट मैटर इवन टुडे इज़ नॉट अ प्लेस दैट यू वुड स्टिल वांट टू sort of invest with conviction. If you still want to do a 15-year, 20-year, 25-year SIP, which may or may not be for us, it may or may not be for our kids, but then that's how the valuations as we speak appear. तो हमने
सितंबर अगस्त के पीक में हमने एक डेटा बनाया था और हमने फेब एंड में, दैट इज ये महीने के नेत्रा में एक डेटा बनाया है। तो ये तो पहले मैं पहले वाला बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे स्मॉल कैप मिड कैप वाले जो प्राइस टू बुक है वो 23% है, विच इज लेस देन 23। दिस वॉज द केस इन सितंबर 2024। अब वो नंबर जो है 33% हो गया। सो द पॉइंट इज आपके बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं उनके प्राइस टू बुक कम हो गए बिकॉज ऑफ द रिसेंट फॉल। अब आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे ईच ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंपनीज जिनके बैंड्स ऑफ प्राइस अर्निंग्स वो भी स्लोली एंड ग्रेजुअली कम कैसे हुए हैं करके। सो दैट ऑल्सो वी विल सी इवेंचुअली। दिस इज BSE ऑल कैप इंडेक्स, जहाँ पे आपका लार्ज आ गया टॉप 101 से 250th आ गया, 251 से लेके 500 आ गया। जो ब्लैक वाला जो है वो दिखाता है कि करेंटली ये कौन से प्राइस अर्निंग्स के बैंड में है और मार्केट पीक में, मतलब सितंबर 2024 में इनके टोटल नंबर ऑफ कितने कंपनीज इतने इसमें थे उसका एक मालूमात यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट 355 कंपनीज जो हैं दे वर ट्रेडिंग बियॉन्ड द 20 टाइम्स 20 का प्राइस अर्निंग्स। नाउ दैट नंबर हैज़ ऑब्वियसली रिड्यूस्ड। सो बहुत सारे जो आपके जो प्राइस अर्निंग्स वाले जो बैंड हैं वो आपको करंट पीरियड में बिलो 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25 में दिख रहे हैं। बिफोर सबसे ज़्यादा वाला जो बैंड था वो मोर देन 50 में था। हालांकि आज भी 50 टाइम्स से ज़्यादा वाले जो प्राइस अर्निंग्स वाले कंपनीज आज भी हैं, बट एटलीस्ट दे हैव हाफ्ड टू ऑलमोस्ट 260। सो कहीं ना कहीं ये दिस फिनोमिनन इज एक्चुअली एक्सप्लेन बाय द फैक्ट प्राइस अर्निंग्स बनता कौन से कंपोनेंट से हैं। एक मार्केट प्राइस से बनता है और एक अर्निंग्स पर शेयर से बनता है। तो अभी ये प्राइस अर्निंग्स वाले जो कंपोनेंट को कम या ज़्यादा करने के लिए क्या होना चाहिए, ईदर ऑफ द थिंग शुड कम डाउन। अब ये वाले केस में क्या हुआ है, अर्निंग्स पिछले 2 क्वार्टर से दिखे ही नहीं है एंड एट द सेम टाइम योर प्राइस हैव ऑल्सो कम डाउन। तो वो दैट हैज एक्चुअली कॉज्ड द मूवमेंट फ्रॉम 40p to 30p, 30p to 20p, so on and so forth. कोई मुझे बता सकता है टॉप लाइन और बॉटम लाइन क्या है, गूगल बिना करते हुए? टॉप लाइन मतलब हाँ, उसका और कोई शब्द? रेवेन्यू बॉटम लाइन होता है। टॉप लाइन क्या है? कोई भी वाइल्ड गेस ले सकते हैं, मार्क्स नहीं है। हाँ, करेक्ट। सो व्हाट यू सेल कम्स इन द टॉप लाइन और फिर उसके बाद फिर आपके इंटरेस्ट लगते हैं, रेवेन्यू लगते हैं, आपको टैक्स भी देना पड़ता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नीचे जो आता है वो बॉटम लाइन होता है। ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हम जब स्टॉक्स की बात करते हैं दे आर नथिंग बट a combination of earnings per share, price earnings and the top line that the company generates। बहुत बार हमने ये देखे होंगे कि बहुत सारी जो स्टार्टअप्स जो हैं उनके टॉप लाइन बहुत अच्छे होते हैं, बॉटम लाइन होते ही नहीं है। टॉप लाइन बेसिकली इज द नंबर ऑफ सेल्स। लाइक आई डोंट वांट टू bucket companies into bad or good, but most of the unicorns which have been built in the last 10-12 years, एक फॉर एग्जाम्पल जो मुझे इमीडिएटली याद आ रहा है बिकॉज मैं उससे बहुत ज़्यादा खरीदारी करता हूँ, विच इज़ जेप्टो। तो उन लोग इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं और जिसके वजह से उनका बहुत ज़्यादा सेल्स होता भी है, बट व्हेन इट कम्स टू रेवेन्यू जनरेशन दे आर एज वी स्पीक नॉट देयर एनीवेयर। तो जब फंड मैनेजर एक पर्टिकुलर आइडिया को देखता है वो ये देखता है कि ये कितना प्रॉफिट जनरेट करता है। We cannot, as a fiduciary responsibility, cannot be investing in companies या for that matter ideas जहाँ पे मुझे रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का विजिबिलिटी ना हो। तो इसके लिए टॉप लाइन और बॉटम लाइन को बहुत अच्छे से समझाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
सो यहाँ पे टॉप लाइन BSE 500 का एक टॉप लाइन यहाँ पे स्लो होते हुए दिख रहा है. एट द सेम टाइम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो राइट हैंड साइड में वो ग्रो होते हुए दिख रहा है. आप नीचे वाले ग्राफ में अगर देखोगे तो एक अलग सा पैटर्न दिखता है. स्मॉल एंड मिड जो 2020, 21, 22, 23, 24 टिल सितंबर जो बहुत अच्छा कर रहा था, उसके अर्निंग्स बहुत अच्छे थे, वो स्लोली एंड स्टडीली उसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला ग्रोथ जो है वो भी स्लोली एंड स्टडीली कम होने का एक अपने को दिख रहा है. सेम इज द केस विद लार्ज कैप, बट लार्ज कैप हैज़ नॉट फॉलन as much as your small cap would have fallen. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है. इनफैक्ट सितंबर 2024 जो पीक है और ये महीना दैट इज़ फेब, आप अगर देखोगे तो प्राइस अर्निंग्स का री रेटिंग कितना हुआ है. निफ्टी 500 और निफ्टी को लिया है. निफ्टी इज़ अ प्रॉक्सी ऑफ योर लार्ज कैप कंपनीज. निफ्टी 500 इज अ ऑल कैप इंडेक्स विच हैज़ लार्ज, मिड, स्मॉल, एवरीथिंग पुट टुगेदर. तो सितंबर का पीक निफ्टी 500 का 24,500 था, अब 22,000 में है. सिमिलरली फॉर निफ्टी 50 26,200 से अभी 22,200 है. निफ्टी 500 का फॉल 18% है और 15.5% है निफ्टी 50 इंडेक्स का. प्राइस अर्निंग्स रेशियो में आप अगर देखोगे तो 28 से 22 हो गया है, whereas P ratio for Nifty 50 has come down from 24.8 to 20. तो इस पे से अपने को ये दिखता है कि हम जिस नैरेटिव की हम बात कर रहे हैं कि as your price start falling, if you don't show your earnings, your PE compression will obviously happen, and that becomes very obvious. Or for any fund manager also to select a specific stock, he would actually be wanting to enter into price earnings जहाँ पे उसका प्राइस अर्निंग्स कम हो, जिसको हम दूसरे लैंग्वेज में वैल्यू इन्वेस्टिंग भी टू अ ग्रेट एक्सटेंट कह सकते हैं. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट. सो वी हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन ऑल द स्मॉल कैप कंपनी नेम्स. सो जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं जो एक्टिवली स्टॉक पिकिंग म्यूचुअल फंड्स हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स, और जिनमें अब जैसे फॉर एग्जांपल एक मल्टी कैप है, अगर उस पर 40% अगर स्मॉल कैप है तो वो 40% जो स्मॉल कैप है उसको भी हम कंसिडर कर रहे हैं ये पर्टिकुलर ग्राफ दिखाने के लिए. तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप अगर अप्रैल 2020 मार्च या फिर अप्रैल 2020 आप अगर देखोगे, जो टोटल इक्विटी म्यूचुअल फंड, अच्छा ऊपर से आते हैं, टोटल इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स कितना है इंडिया में? हाँ सॉरी आप बोल रहे हैं, नहीं आपने करेक्ट बोला, करेक्ट 64 लाख करोड़ हैं. ये मैं जैन एंड फेब फर्स्ट वीक का बोल रहा हूँ, तो अभी आगे पीछे हो सकता है. उस पे से इक्विटी म्यूचुअल फंड कितना होगा? हाँ, उस पे से 3-4 लाख करोड़ और ऐड कर लेते हैं. 30-31 लाख करोड़ विल बी ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड. द रेस्ट इज ऑफ मनी मार्केट, ड्यूरेशन, वो सारे फंड्स के होंगे. तो अब इस पे ये जानना इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ 5 साल पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो टोटल पाई है उस पे लार्ज कैप और मिड कैप ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा रहता था. तो लार्ज कैप प्रेडोमिनेटली 70% हो सकता है और टू अ ग्रेट एक्सटेंट 15-20% हो सकता है आपका मिड कैप. सो द टोटल परसेंटेज ऑफ स्मॉल कैप इन दैट पर्टिकुलर इक्विटी म्यूचुअल फंड वॉज 0.6% इन अप्रैल 2020. अब वो जो परसेंटेज है दैट हैज़ रिजन करेंटली टू ऑलमोस्ट, in fact September 2024 में it had risen to 6.4 times. It's like 6.6 times of growth of small cap companies. अब जैसे आप और मैं जब चेक काट के स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट्स के लिए देते हैं, अब वो प्योर स्मॉल कैप में देते हो या मल्टी कैप में देते हो या ELSS में देते हो या फ्लेक्सी कैप में देते हो, जब फंड मैनेजर वो पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, बहुत बार होता है कि सिर्फ सिर्फ पैसा फ्रेश होने की वजह से थोड़ा बहुत स्टॉक ऊपर जाता है. तो ये 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में ये बहुत ज़्यादा पैमाने में हुआ है. बहुत ज़्यादा क्वालिटी कंपनीज भी आपको दिख जाएंगी स्मॉल कैप में, जैसे ऑटो कंपोनेंट्स में यू वुड नॉट हैव एनी ऑफ द लार्ज कैप नेम्स इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर.
इट्स ओनली अवेलेबल इन द मिडिश स्मॉल स्पेस और प्योर स्मॉल कैप स्पेस। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मैं दे सकता हूँ। तो जब जब ये स्लोली स्टडीली पिछले सिर्फ 5 साल में ये चेंज हुआ है, आप वो ब्लू लाइन देखेंगे विच इज़ बेसिकली द परसेंटेज, सो ट्रिलियन में वो कितना बड़ा है, और 12 मंथ के रोलिंग में नेट फ्लोज कितने बड़े हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट जानना ये है, फ्लोज की वजह से रिटर्न आता है कि रिटर्न की वजह से फ्लोज? फ्लोज मतलब जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो पिछले 1 साल में बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड कौन सा है? ऑफ विच कंपनी? कंपनी एंड द कैटेगरी, यू कैन टेल मी दैट। अच्छा, फ्रंटलाइन इक्विटी, ओके। निपॉन क्या? निपॉन मल्टी, ओके। तो मुझे एक बात बताइए, निपॉन मल्टी कैप बहुत अच्छा रिटर्न्स देता है करके आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कि बहुत सारा पैसा आपके वहाँ पे आने की वजह से उसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है? हाँ, करेक्ट ना? दैट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि इसका रिटर्न बहुत अच्छा है। वैल्यू रिसर्च या एडवाइज़र खोज ने मुझे बहुत अच्छा रेटिंग दिया है, 5 स्टार रेटिंग दिया है, या हम जो लोकमत लोक सत्ता जो पढ़ते हैं या सामना पढ़ते हैं उस पर बोला है कि बाबा बिरला फ्रंटलाइन ने 25% रिटर्न दिया है, तो उसके वजह से हमने इन्वेस्टमेंट किया। अब जनरली क्या प्ले आउट होता है ब्रॉडर मार्केट में, मैं आपको बताता हूँ। 1 साल का रिटर्न बहुत अच्छा है तो हमने भर भर के वो पर्टिकुलर कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट किया है। अल्टीमेटली जब वो रिटर्न आपको अगले साल नहीं आता है, और 99% ऑफ द केसेस में वही होता है कि आपने 25% का रिटर्न देखा, आपने इन्वेस्टमेंट किया, ऑब्वियसली फॉर ऑल द गुड रीजंस फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर यू विल नॉट गेट 25%, और ऐसे भी हो सकता है आपको -6-7% भी मिल जाए। तो आपका मन नहीं करता है वो पर्टिकुलर फंड में रहने का। 1-1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल आपका पेशेंस जब टेस्ट हो गया और आप जब हार गए पेशेंस के सामने, तो आप निकाल देते हो। यही साइकिल पिछले 100-150 साल से चला आ रहा है और वो शायद आगे भी चलते आएगा। एंड दैट्स व्हाट दिस पर्टिकुलर थिंग एग्जैक्टली टेल्स। 20, 21, 22, 23, 24 was the time when we flushed money into the small cap, mid cap space, and today we are obviously not getting the return. In the last 1 year, 2 year, 3 year, in fact in the last 6 months शायद देखना भी नहीं चाहिए पोर्टफोलियो। लास्ट 1 साल अभी भी माइनस whatever, depends on which fund that you have chosen to invest, it will be anywhere between -7-8% to -23-24, 25%. So one thing which is very important to be remembered, which is there in the first line of this particular slide, which says that flows chases returns and does not cause them. फ्लोज आता है इसके लिए क्योंकि रिटर्न्स अच्छा है, बट फ्लो आया इसकी वजह से रिटर्न बहुत अच्छा बना है, इसका कोई अभी भी स्टैटिस्टिकल एविडेंस या प्रूफ नहीं है। तो प्रोबेबली हम सब ने बेस्ट रिटर्न्स वाला फंड शायद देखना चाहिए, नहीं यार देखना चाहिए, वो आपके मैं इंटेलेक्चुअल दिमाग में डाल देता हूँ। नहीं, म्यूचुअल फंड तो ऑब्वियसली सही है, हम तो फंड्स की बात कर रहे हैं ना। हाँ तो एक इंटरेस्टिंग, इनफैक्ट मैं हर एक स्लाइड को मैंने देखा कि मैं इंटरेस्टिंग है करके बोल रहा हूँ। तो वोलेटिलिटी इंडेक्स एक ऐसा मेजर है जो बेसिकली अगले 30 दिन के आपके दिमाग में कितना फियर है और मार्केट में क्या सेंटिमेंट है उसको दर्शाता है। विक्स ये पिछले 6 महीने में कम नहीं हुआ है, आप ये पीक देख सकते हो जो सितंबर 2024 वाला है, उसके बाद इमीडिएटली नीचे गया है, बट से अक्टूबर नवंबर से लेके अब तक वो ही रेंज में है। सो विक्स एक्चुअली हैज़ नॉट चेंज्ड मच, मतलब वही 16-17% के लेवल पे ही है। बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो इज दैट मार्केट हैज स्टिल फॉलन एंड प्रोबेबली द थॉट प्रोसेस ऑफ मार्केट has not much changed in the last 3-4 months, and which is important for us to note at this fact.
बहुत बार हम जो मार्केट कैप्स देखते हैं या फॉर दैट मैटर निफ्टी 50 या निफ्टी 500 को भी अगर देखते हैं, एक हम भूल जाते हैं कि हमको प्राइस से ज़्यादा टोटल रिटर्न इंडेक्स देखना चाहिए। एंड सिमिलरली आप अगर यहाँ पे अगर देखोगे 200 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से हम अभी 10.66 पे हैं, और ये फॉर एवरी 5 या 4 पीरियड जब मार्केट में वो एक सडन शॉक्स आया है आफ्टर एवरी 4 years और 5 years डिपेंडिंग ऑन द इंटरवल, वी हैव ऑलवेज सीन दैट दिस पर्टिकुलर थिंग कमिंग डाउन। तो वो बेसिकली चले जाता है व्हाटएवर 90, 85, 90 लेवल्स में, और वापस वो 10.66 लेवल पे आ जाता है। तो जब वो 10.66 लेवल पे आ जाता है, you can to a great extent tell that might be the correct, it will obviously go up, but then when that particular point touches that 10% kind of levels, it might be a very good time for us to go and actually invest. This is interesting. 2003 से 2020 तक जो डेट जो है वो हर साल ग्रो हुआ है 17% से, लेकिन 2020 से लेके अब तक कंपनीज हैव बीन स्मार्ट इनफ टू वो सब कर्जा उन्होंने चुका दिया है स्लोली एंड स्टेडीली, एंड द न्यू डेट दैट दे हैव टेकन दैट्स नॉट मोर देन 1.5%। तो ये प्रिडोमिनेटली बहुत ज़्यादा प्रमोटर का अपने बिजनेस में ही रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड इन्वेस्टमेंट्स करने का बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख जाता है। एट द सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कोई भी अगर फंड मैनेजर आपके कंपनी को अगर वैल्यूएट करेगा तो वो तो वैसे भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा आपका अगर टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो अगर ज़्यादा हो तो फॉर समवन टू एक्चुअली गिव यू बिग इन्वेस्टमेंट्स, अपार्ट फ्रॉम, मैं प्री IPO की बात नहीं कर रहा हूँ या मैं IPO तक की बात नहीं कर रहा हूँ या इनिशियल डेज ऑफ IPO की बात नहीं कर रहा हूँ, बट हमने ये भी देखा है कि 2015-16 से, इनफैक्ट 2010 से लेके 2018-19 तक जियो का जो बैलेंस शीट था वो बहुत ज़्यादा हैवी था बिकॉज ऑफ डेट, बिकॉज मिस्टर मोटा भाई वांटेड टू गिव दैट incentive to attract the customers for the prepaid for getting them the Jio subscription. So because of which his total debt had increased big time. But पिछले 3-4 साल में, इनफैक्ट 2020-2021 से लेके अब तक, that particular thing has been reduced a lot, and you would have seen him actually going and investing in the last 3-4 years in many different companies like jewelry हो गया, now he is entered into with Hotstar, अभी IPL के राइट्स भी ले लिए हैं, तो फिर ये सारे जो he has entered into a cola war, that's what people say, along with after buying out Campa Cola, तो ये सब जब इंसान करता है, and when he is wanting to reduce the debt, that's very important to see that the company is actually growing in terms of the overall, be it price to earnings or earnings per share or debt to equity ratio as a component. In fact, it's a very good thing to see here. बैंक्स जो हैं अपने लिक्विडिटी डिफिसिट्स को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हैं। अभी इस पे हाथ ऑब्वियसली टू अ ग्रेट एक्सटेंट RBI का भी है। RBI बहुत ज़्यादा ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है या वेरिएबल रेपो रेट के ऑपरेशंस करता है, जिसकी वजह से वो लिक्विडिटी को इधर सक करता है या फिर पुश करता है, पंप इन करता है, जिसकी वजह से बैंक के बैलेंस शीट्स तो 2014, 15, 16, 17 यूज्ड टू बी अ वेरी बैड फेज with multiple public sector banks going into trouble because of the NPA issue. वहाँ से लेके जो टर्न अराउंड जो बैंक्स में हुआ है, that has been phenomenal. Again मतलब बिट्स एंड पीसेस में आपको 2020 में भी एक हाथ कोई स्कैम दिखाई देगा या ऑफ लेट भी एक स्कैम हुआ है, बट दोज आर वन ऑफ इवेंट्स। बट आप 2019-2020 से लेके अब तक आप अगर देखोगे तो बिकॉज ऑफ द स्लू ऑफ मेजर्स दैट बैंक्स हैव टेकन with OMO or VRRR, they've been able to contain the liquidity to a great extent. In fact, बोला जाता है कि आज रुपी कितने पे ट्रेड कर रहा है?
अगेंस्ट द डॉलर, करेक्ट. तो among all the emerging market economy currencies, it is only rupee which has been quite stable ऐसे माना जाता है. And why is it stable? Because RBI day in and day out is taking those measurements of increasing or decreasing the foreign exchange reserves and buying out dollar for that matter to ensure that the overall volatility in the INR is actually contained. Sir, what is OMO and BRRR? हाँ, सो बहुत बार बैंक्स RBI का मेन मोटिव क्या है, मतलब देर आर 2 or 3 वेरी इंपॉर्टेंट वर्क वाई banks are why what RBI is expected to do as a central banker. So can you name one of them or 2 of them or 3 of them? What? Credit control. Okay. If bank suffers some financial loss, provides credit to the bank, then controller. Sorry, क्या बोलते हैं उसको? नहीं, ये these may be one of the 20 bullet points. I want those 2 bullet points which are like भाई यही मेरा काम है. Exactly, correct. One is inflation, the other is कोई inflation ही बोलने वाला. उनके कंधे में रख के गोली मार. ठीक है. सो अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? इंटरेस्ट रेट ऐसा टाइम ज़्यादा दे रही है तो मतलब मार्केट में पैसा थोड़ा कम करना वो सब. करेक्ट. तो कोविड में क्या था, या कोविड के पहले क्या था, कोविड में क्या था, अब क्या है रेपो रेट? चलो 2019 में क्या था बता दो. अरे अंदाज फोन अंकल मारेंगे नहीं. 4% when 2020 which month? करेक्ट, यू आर राइट. तो वो इवेंचुअली 4 हो गया था, मेरे ख्याल से मई या जून में 4 हो गया था, बट 2019 में इट वाज क्लोज टू आई बिलीव 5.5 या 6 के बीच में था. तो ये 6 क्यों है और कोविड में 4 क्यों हुआ और अब जो भी 6.25 या जो भी है, तो ये बड़ा तक कम क्यों करता है मार्केट को? सो आरबीआई वांट्स टू डिक्टेट इन्फ्लेशन. उसको मार्केट फोर्स में इन्फ्लेशन को छोड़ना नहीं है. तो जब वो 6.5 रखता है या 6.25 रखता है, तो वो बोलता है कि कंट्रोल मेरे पास होगा, तो आई डोंट वांट 4% प्लस और माइनस 2% टू बी ब्रीच्ड इन टर्म्स ऑफ द इन्फ्लेशन टारगेट. वो 4% क्यों किया? सॉरी, मई जून 2020 में रेपो रेट 4% हो गया था फ्रॉम व्हाटएवर 5.5 या 5.75 से लेके 4 हो गया था. तो वो 4 क्यों हुआ था मई जून जुलाई में 2020? उससे क्या हुआ? मतलब मंदी दीज आर वेरी फाइनेंशियल टर्म्स. मतलब आई एम ए 5th grade स्टूडेंट, नाउ टॉक टू मी. जॉब्स चले गए थे. 5वीं बंदे के पास तो So that the banks will give more money. हाँ, मतलब लेट अस कम आउट ऑफ दैट बैंक सिनेरियो. अभी आम मतलब आप वो मालवण के एक छोटे से शेतकरी हो फॉर एग्जांपल, आपकी ज़िंदगी में क्या मतलब बदलाव आएगा 4% करने से? अब बताओ. एग्जैक्टली. मतलब आरबीआई वांट्स पीपल टू बाई मोर, कंज्यूम मोर. इनफैक्ट बाई मोर, कंज्यूम मोर बहुत ज़्यादा अगर हो जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा एक्चुअली. बट देन व्हेन द peak of pandemic is there in front of you, RBI is not thinking about that. RBI says कि भाई डरो मत, आप जाओ खर्चा करो. That's why it had got that to 4. And why it had strategically increased that 4 to 450, then to 5, then to 5.5, then to 6 in the last 2-3 years. अब भी उन्होंने 6.25 किया है. But why will they do it? What will be that one trigger point which will ask them to do it? कंडीशंस बेटर हो रहे तो थोड़ा परचेसिंग बहुत कम करना लोगों का. करेक्ट. हाँ, Control the inflation. करेक्ट. तो अभी तो खर्चे वर्चे सब कर लिए लोगों ने. मतलब जून जुलाई अगस्त 2020 में लोगों ने गए, खर्चा किए, व्हाटएवर जितना भी एयरबीएनबी में हॉलीडेज़ मनाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा.
वो सब करने के बाद अभी स्लोली एंड स्टडीली कोरोना का डर भी कम हो गया तो अभी स्लोली इन्फ्लेशन भी बढ़ने लगा। अब अगर 2022 में तो वॉर भी चालू हो गया तो ये सारी चीज़ें जो है इन्फ्लेशन को पुल अप कर देता है। अब आरबीआई का बैंड है, आरबीआई बोलता है इन्फ्लेशन 4% होगा, वो नीचे में 2% हो सकता है, ऊपर में 6% हो सकता है। 6 के बियॉन्ड इन्फ्लेशन मैं नहीं सहन कर पाऊंगा, 2 के नीचे इन्फ्लेशन मैं नहीं सहन कर पाऊंगा क्योंकि मैं इमर्जिंग मार्केट हूँ, डेवलप्ड कंट्री नहीं हूँ। तो जब ये हो रहा है तो आरबीआई ये तो हमने बोल दिया, हमको 4 समझ में आया, 6 6.5 समझ में आया। हाउ डू दे अचीव इट? दे अचीव इट थ्रू द ओपन मार्केट ऑपरेशंस। जब उसको बहुत ज़्यादा पैसा फ्लश करना होता है तो वो बॉन्ड्स खरीद लेता है। तो बॉन्ड्स अगर खरीद रहा है तो पैसा फेंक रहा है, और जब उसको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया इन्फ्लेशन तो वो बॉन्ड्स दे देता है और पैसे को फ्लश कर लेता है, पैसे को ले लेता है वापस। सो दैट्स हाउ, सो ओएमओ हो गया, देर आर सो मेनी नेम्स टू इट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, एमएसएफ है, ये है वो है। सिमिलरली वेरिएबल रेपो रेट रेपो ऑप्शंस है। वीआरआर टिपिकली ट्रेड्स इन एनीवेयर बिटवीन 1 डे टू 15 डे टू 30 डेज, उतने का ही उन लोग ट्रेड करते हैं, जस्ट टू इंश्योर दैट द ट्राईपार्टी रेपो या जो टीबिल के जो रेट्स हैं उसको मैनेज करने के लिए, उतने का जो लिक्विडिटी है उसको मैनेज करने के लिए जो किया जाता है वो VRRR है। ओएमओ इज लिटिल 6 महीना 1 महीने का जो फ़र्क है उसको टेक केयर करने वाला जो चीज़ है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो अब इन सब चीज़ों में हमने क्या करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पिछले 1.5 साल से ऑलमोस्ट पकड़ के चलिए मिड ऑफ 2023 से लेके टिल से जैन, वी वर कंजर्वेटिव, वी सेड दैट इक्विटी में आना शायद ठीक नहीं रहेगा इफ़ यू आर विद इन 5-6 years, इट्स वेरी स्मॉल। Yeah, if you can widen it. Thanks. सो अब हम बोल रहे हैं कि वी आर एंटरिंग दैट पर्टिकुलर स्पेस जहाँ पे यू कैन एक्चुअली डू इन्वेस्टमेंट्स इवन इफ यू आर wanting to invest for 5 years, 7 years, 8 years. And which kind of funds do we suggest? We suggest dynamic asset allocation funds. We suggest multi-asset allocation funds. Multi-asset allocations are basically investing in multiple, various different asset classes like the equity, which is domestic. International equity में हम invest करते हैं predominantly US oriented. Gold में investment जाता है, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट जाता है, और प्योर डेट के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट जाता है। तो यू डोंट इन्वेस्ट इन वन पर्टिकुलर लार्ज मिड स्मॉल कॉम्बिनेशन, यू इन्वेस्ट इन मल्टीपल डिफरेंट एसेट क्लासेस बाय इन्वेस्टिंग इन अ मल्टी एसेट एलोकेशन। तो हम बोल रहे हैं कि अभी आपके जो 50,000 वाले सिप जो हैं उसको 75,000 कर दीजिए, या आपके 1 लाख वाले जो सिप हैं उसको 1.5 लाख कर दीजिए, आपके 10,000 वाले सिप को 15,000 20,000 कर दीजिए। बिकॉज अब वो टाइम है जहाँ पे हम इन टर्म्स ऑफ प्राइस अर्निंग्स और EPS और प्राइस टू बुक वी आर इन अ वेरी गुड प्लेस टू एक्चुअली ऐड न्यू इन्वेस्टमेंट्स, probably may not as lump sum investments but surely with staggered disciplined kind of investments. प्रिडोमिनेटली लार्ज कैप फोकस कर सकते हैं। BFSI प्रिडोमिनेटली प्राइवेट बैंक्स कुड बी वन ऑफ द चॉइसेस, बिकॉज ये पर्टिकुलर सेक्टर जो है ऑलमोस्ट 22 से लेके अब तक यू नेम एनी बिग प्राइवेट बैंक, दे हैव नॉट गिवन एनी गुड काइंड ऑफ रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस रिटर्न्स फॉर दैट मैटर। आपको अगर स्मॉल कैप और मिड कैप में अगर SIP करना भी हो या लमसम करना भी हो तो ensure that you don't have any horizon lesser than 10, 15, 20 years, because we advocate that even now we have not entered that particular stage where we can actually go and flush in money in the small cap as a space or mid cap for that matter.
मैंने मल्टी एसेट के बारे में एक ब्रीफ दिया था. हमको वैसा क्यों लग रहा है कि मल्टी एसेट ऐसे कैटेगरी करेगा. यहाँ पे आप ब्लू लाइन को देखिएगा. ब्लू लाइन इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्ड, निफ्टी 50 विच इज़ अ लार्ज कैप एंड S&P 500 विच इज़ अ मल्टी कैप इंडेक्स. तो आपको दिखाई देगा कि अब जैसे आप कंबाइंड पोर्टफोलियो अगर देख रहे हो, उसने 10% मिनिमम दिया है, 20% मैक्सिमम दिया है. वेरएस आप इंडिविजुअली S&P 500 देखिए या गोल्ड देखिए या निफ्टी 50 देखिए, गुड. सो एक ही मिनट सर, आई जस्ट फिनिश दिस इन. तो कंबाइंड पोर्टफोलियो का मिनिमम जो है इट इज स्टिल बिगर देन ईच ऑफ दीज डिफरेंट एसेट क्लासेस. सिमिलर इज द मैक्सिमम. मैक्सिमम ऑब्वियसली आपको इट वोंट बी more than an S&P 500 kind of return, but it is still not bad. It's at 20% the combined portfolio. And you have average which is again 12 है, 13 है, 14 है, but then combined is 15%. और median जो है that's at 14%. तो in either of the cases or in all of the cases you would find that going with a combined portfolio might make a bigger or a greater sense in terms of investments. सर सिर्फ 2 या 3 स्लाइड्स ही हैं, we can probably come back to it again. तो बहुत बार हमको लगता है कि ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्ट करो, गोल्ड में इन्वेस्ट करो. इट इज़ ऑब्वियसली ए वेरी गुड स्ट्रैटेजी. आज भी मैं अगर मेरे घर में तो बोलूँ मम्मी को या वाइफ को कि ये आपका पेंशन का पैसा है, पूरा इक्विटी में डाल दो, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ नो. पहला तो मुझे ही घर से बाहर किया जाएगा. बट आप अगर इवन इफ गोल्ड के इन्वेस्टमेंट्स को आप अगर देखोगे तो इवन गोल्ड बिटवीन 89 एंड 2004 हैज़ गॉन थ्रू दैट फेज जहाँ पे उसका रिटर्न हैज़ बीन मिनिस्क्यूल या ज़ीरो का रिटर्न दिया है. इवन इन अ 7 ईयर 8 ईयर 10 ईयर पीरियड यू वुड फाइंड दैट. अब जब मुझे एक स्पेसिफिक एसेट क्लास विच इज़ द बिगेस्ट एसेट क्लास फॉर दैट मैटर इन इंडिया, मतलब हम 64 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं फॉर इंडियन म्यूचुअल फंड्स. आई डोंट हैव द नंबर राइट विथ मी नाउ, बट आई एम श्योर गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट्स होता है या गोल्ड के परचेजेस सालाना जितने होते हैं, दैट्स मच 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 मोर देन व्हाट कम्स इनटू द इक्विटी मार्केट. सो इवन टुडे, अब तो आज तो बहुत सारे फिर भी 7-8 साल से म्यूचुअल फंड सही है कि बहुत सारे कैंपेन्स वगैरह हुए हैं. आप सोचिए 10 साल 15 साल 20-25 साल के पहले गोल्ड के इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स जो आती होंगी वो कितना ज़्यादा डिफरेंस होता होगा दोनों में इन टर्म्स ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट्स कमिंग इन. So it's very important that even if you're buying a specific asset class, it is always to buy in the combined format instead of buying just one thing over buying. For that matter, even equity mutual funds, yeah, only small cap or only large cap, just having that in your portfolio may or may not work. In fact, it will not work all the time in terms of returns. Silver demand, again, predominantly for usage as well as industrial purposes. Gold, so silver predominantly is something that is very चंचल है as against gold. So gold to silver ratio भी आप अगर हम देखते हैं तो 1:88 वगैरह है. predominantly हमारे मल्टी एसेट में भी हमने सिल्वर इसके लिए रखा हुआ है बिकॉज it might obviously not be as good as in terms of percentage return wise when it comes to gold, but the kind of returns, the kind of downside protection that silver has, that probably gold does not have. और gold बहुत ज़्यादा कैसे टाइम में प्रेफर होता है? गोल्ड प्रेफर होता है जब आपके जियो पॉलिटिकल टेंशन्स बहुत ज़्यादा हैं. तो कल ही जो है $3,000 को क्रॉस किया है गोल्ड ने, और ये इसकी वजह से हो रहा है बिकॉज ट्रम्प, with due respect to that person, is putting huge tariffs in different countries.
अब वो इंडिया को मित्र तो बोलता है बट हमारे ऊपर भी हेवी टैक्सेस लगाता है. इट इज़ पुटिंग टैक्सेस ऑन मैक्सिको. अब ट्रम्प वांट्स टू, तो जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस कहाँ पे आते हैं? अभी पैनामा कैनल हो गया या ग्रीनलैंड हो गया या कनाडा हो गया. ही वांट्स दीज प्लेसेस टू बी अमास्ड एंड गॉट इनटू द यूएस अम्ब्रेला. अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो चाइना आपके नॉर्थ ईस्ट में इंडिया में बहुत ज़्यादा एंटर करके वो वहाँ पे वो छीनने की कोशिश कर रहा है. उसने ऑलरेडी तिब्बत और हांगकांग को ये किया है. ताइवान में पता नहीं वो कितने अभी फाइटर प्लेन्स भेजेगा, या वो सब डर का माहौल ऑब्वियसली है. अगेन रशिया क्रिमिया के ऊपर कब्जा कर चुका है एंड देन दे वांट इवन यूक्रेन टू बी पार्ट ऑफ देयर पर्टिकुलर जोग्राफी. तो जब जियो पॉलिटिकल रिस्क हैं या कंसर्न्स हैं, अब 1945 के वर्ल्ड वॉर के बाद टिल नाउ बहुत सारे स्मॉल वर्ल्ड वॉर मतलब स्मॉल वॉर्स हुए हैं बट दे हैवंट इन्वॉल्व मोर देन से 7-8-9% ऑफ टोटल मास ऑफ द पॉपुलेशन. बट प्रॉबली अगर ये 3 जो बहुत बड़े हैं और इनको बहुत सारे लैंड एक्वायर करने हैं, और दैट्स व्हाट द लीडर्स ऑफ दीज respective countries are thinking that that's what their achievement should be in this particular term. अगर ये fructify मतलब God forbid नहीं हुआ, बट अगर कुछ होता है तो it will always impact big time all the other countries also. तो ये सब टाइम में जहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बहुत ज़्यादा होता है, गोल्ड को सेफ हेवन मानते हैं. जब किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो गोल्ड में जाके इन्वेस्ट करते हैं, बी इट कंट्रीज और बी इट इंडिविजुअल्स. So I think that's the end of my presentation. Obviously 3 चीज़ें important हैं. हाथ में पैसा तो होना चाहिए, लो वैल्यूएशंस जो अब है इनफैक्ट, और मार्केट में पैसा डालने का वो स्मार्टनेस और वो करेज होना चाहिए. That will what give you a holistic investment, good investment experience actually. So yeah, thank you so much. Yes, sir. I have two questions. You talked about, or you suggested to invest in multi-cap, Yes. large cap, and then asset dynamic. Why not flexi cap? Any particular reason? And my second question is, it's good to invest in these funds, right? But how do we choose a good fund, right? Because even if I go for dynamic asset allocation, right, Correct. the fund is too vast, right? Correct. There are some good fund, bad funds. Correct. Right? So how to avoid pitfalls in that? Correct. So to answer your first question, if your horizon is more than 10 years, go for a flexi cap also. That is definitely not a no. What we are trying to tell you is that if your horizon is less, then a dynamic asset or a multi-asset allocation might be a beneficial fund as again a flexi cap. Because flexi cap, even in the next 1 year, 2 year, if you were to see it, you might still be perplexed, or you might still be not very happy in terms of the overall returns. And to answer your second question, correct, so that is always a difficult thing. See, I think एक बेसिक चीज़ देख लीजिएगा कि वो एक AMC जो है वो कितने साल से इंडस्ट्री में है. दैट कुड बी बेसिक थिंग दैट यू कैन स्टार्ट विथ. You could probably discuss it with your financial advisor, take his advice or suggestions कि ये क्यों करना चाहिए, मतलब अगर XYZ अगर है तो XYZ ही क्यों, ABC क्यों नहीं. तो you can probably discuss and debate with him. एक सिर्फ मैं definitely बोलना चाहूँगा, be it dynamic asset allocation, multi asset allocation और flexi cap or any other category for that matter, don't fall for the last 1 year, last 2 year, last 5 year, 10 year returns, क्योंकि that only tells you a story which is your past. So that will not convey you the total story. So वो कभी भी future का नहीं बता पाएगा. Probably if you sit with your financial advisor, he might be in a better position to tell you कि हाँ ठीक है, ये fund manager of this particular AMC's asset management company का dynamic asset allocation ऐसे सोचता है, तो मुझे लगता है उसके सोच और मेरे सोच मैच हो रहे हैं, तो शायद मैं ये ABC dynamic asset allocation मुझे पसंद आ रहा है. तो you can probably discuss and debate with the strategies that particular company is wanting to go ahead with. वो हो सकता है, but हाँ मतलब that's the only basic homework that you and I can actually do. My
करेक्ट. right? Because just to give you one example, right? Quant was supposed to be the number one. Yes. But suddenly something happened in last 6 months. or Correct. something, right? Correct. Okay, there was some problem. And now if you look at that fund on a company, It's not doing well. say, other funds, right, it is doing very bad. Correct. So like, just because it was doing good for last 10 years, Correct. doesn't mean it will do for Exactly. 5 years. करेक्ट. सो दैट्स माई एग्जैक्ट पॉइंट. तो जिसने भी 2023 में इन्वेस्ट किया हो वो तो आज बेचारे सोच में पड़ते होंगे कि क्या कर लिया. तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ प्रॉबेबली स्पीकिंग टू समवन ऑफ दैट कंपनी और स्पीकिंग टू सम एडवाइजर हु knows what is happening inside the company might help instead of just looking at 1 year, 2 year, 3 year performance. Yeah, thanks. You are suggesting large cap. If not companies, which sectors we should go? Sorry. Which sector? You are suggesting large cap. हाँ If not companies, हाँ. which sectors we should concentrate? So I had showed in my slide that banking, especially private banks, looks very good now. I would say sectors like IT to be avoided in the near term because बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन को लेके या सो हम सर्विसेज जब IT के सर्विसेज बनाते हैं तो हम कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं? इट इज़ टू द US. तो अब जो टैरिफ वाला जो इम्पैक्ट आएगा वो कहाँ आएगा? IT में ही आएगा. इनफैक्ट इसी के वजह से पिछले 3-4 महीने का IT का इंडेक्स का रिटर्न आप अगर देखोगे तो अच्छा नहीं है. इनफैक्ट पिछले 1 साल में स्टैंडिंग जनवरी फरवरी 1 साल के रिटर्न्स IT के बहुत अच्छे थे. बट टुडे बिकॉज दिस क्लैरिटी इज नॉट देयर ऑफ वेयर द टैरिफ्स वुड बी, IT is actually not doing well currently. So that might be a sector which we should actually stay and then probably decide after some time. Metals predominantly looks good. Yeah, I think that should sum up. See, the only problem in FMCG and consumer discretionary is that जब एक अच्छा करता है तो दूसरा अच्छा नहीं करता. FMCG is what? Everything that you and I consume every day. Discretionary is what? When so जो दिमाग लगा के जो सोच के जो प्रोडक्ट खरीदना होता है वो डिस्क्रिशनरी में आता है, which is like cars, which is like so those kind of commodities. तो अब जो है discretionaries are doing decent. तो will this be a good time to go into FMCG? Maybe the answer is no. तो probably वो एक आपको देखते रहना चाहिए कि डिस्क्रिशनरी और FMCG के बीच में क्या चल रहा है. That might probably give you an answer of where to actually invest in. Very nice explanation that how the statistical movement of the market is going. And as the conclusion that this is a good time to invest and SIP can be increased from 10 to 15 or 20. And also the Indian investors are keeping the money. This is one way because Indian investors are following all such discussion with experts like you are making that there is no good reason why market should fall down. But other school of thought is clearly telling that as long as FIR is taking out the money, Correct. there is no chance that market will increase. Correct. So how you attend to this question? It is true. See, till 1 year before we were, हम अपने छाती के ऊपर ऐसे हाथ रख के बोल रहे थे कि हमको अंग्रेज़ का ज़रूरत नहीं है और जो भी हो रहा है सब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की वजह से हो रहा है और कभी अगर अंग्रेज़ निकल के भी चले गया तो भी कुछ नहीं होगा. और सितंबर 2024 होता है, अंग्रेज़ निकलता है और आप गिरते हो. तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि FIIs के बिना भी मेरा घर चलेगा इज़ अ वेरी 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 रॉन्ग एनालॉजी एंड वी विल नेवर सब्सक्राइब टू इट, नो डाउट. सी वॉट आर टेलिंग इज राइट. अब लेकिन इमर्जिंग मार्केट्स में आप मुझे बताइए कि आपके पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं. आज FII आपसे पैसा निकाल के US में या फॉर दैट मैटर बिट्स एंड पीसेस में चाइना में जा रहा है बट प्रिडोमिनेटली US में जा रहा है. वो जा किसके ले रहा है? वो जा इसके ले रहा है. इनफैक्ट सबसे ज़्यादा पैसा गोल्ड में जा रहा है बिकॉज इट्स अ टैक्स मतलब इट्स अ सेफ हेवन टू इन्वेस्ट इन. और ये जहाँ पैसा इसके ले रहा है बिकॉज FIIs probably don't know where to invest in. वो इसके लिए नहीं है कि मुझे इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मुझे ये प्रॉब्लम है कि मैं इन्वेस्ट कहाँ करूँ. बिकॉज अब जब तक ये टैरिफ वाला इशू सॉर्ट आउट नहीं होगा 6 months, 8 months, 12 months, 3 months, 5 days, I don't know. But till the time you don't get that clarity, no one is actually going to come and invest with you. मतलब आप
कुछ नहीं, मतलब आपने आपके लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में कितना रिटर्न बनाया मुझे नहीं मालूम। मैंने आपके रैंडम कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, आज से 2-2.5 साल के पहले INR कहाँ था? हाँ 78, 79, 80 वॉट, वहाँ से तो आपने INR टर्म्स में, डॉलर टर्म्स में तो आपने लॉस ही किया है ना। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ 50% या 20% या -10%, मैं अगर उसको निकाल भी दूँ इन INR टर्म्स तो यू हैव मेड अ लॉस। सो एज अ FII with $1 trillion of investable surplus, why the hell will I come to you when I don't have visibility of, आज उनके रेपोज आर क्लोज टू 5 क्वार्टर, आपके रेपो इज एट 625। मैं आपके पास क्यों आता था? क्योंकि वहाँ पे मेरा 0.25 था, 0.5 था, मतलब 0 के आसपास था। तो मैं जब आपके बॉन्ड में इन्वेस्ट करूँ तो मुझे 6% का स्प्रेड मिलता था, तो आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे, मैं आपके पास आ रहा था। अब जब मुझे 5.25 तो वहीं पे मिल रहा है, तो मैं डेवलप्ड इकोनॉमी में नहीं जाके मैं आपके पास क्यों आऊँ? मतलब आई डोंट हैव एन आंसर टू क्यों आऊँ। मतलब आप अगर FII होते तो आप इंडिया में आते? शायद नहीं आते। तो वी शुड एक्चुअली प्रोबेबली वेट फॉर द नेक्स्ट 6-8 मंथ्स, और आई डोंट नो, वी डोंट नो द होराइजन, टू स्टे एंड सी कि हो क्या रहा है, एंड प्रोबेबली देन टेक अ डिसीजन ऑफ। बट मैं एक अगर फिर भी अगर बोल दूँ ये FII क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, 10 years, 12 years, 15 years में वैसे भी ये सब स्टोरीज होती हैं। आज 2008 में क्या हुआ लोगों को पता ही नहीं है, 2013 में जो हुआ लोगों को पता ही नहीं है। तो दीज थिंग्स विल बिकम स्टोरीज लेटर। तो इफ़ योर इन्वेस्टमेंट होराइजन फॉर योर किड्स मैरिज या जो भी है, या फॉर योर रिटायरमेंट, या फॉर से आपको SWP करना है 7 साल के बाद, यू जस्ट पिक दैट एंड इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। वो FII आए नहीं आए, दैट आई थिंक द इकोनॉमिक्स और the dynamics of the market will take care of by itself. I think that. Will there be a steady state where we start living with a Correct. situation New where normal. FII doesn't exist? New normal, yeah. New normal. Will it happen? I don't think. Too less likely. They have money, right? FIIs have money. So अगर पैसा आपके पास अगर 5 करोड़ है, तो वो आप सेविंग्स बैंक में ही रखना चाहोगे कि आप सोचोगे कि मैं इधर डालूँ, इधर डालूँ, इधर डालूँ? सोचोगे ना। शायद आपके पास आज एवेन्यूज़ नहीं है, बट सेविंग्स बैंक में 5 करोड़ है। चलो आज नहीं, 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद आप सोचोगे ना कि आर यू हैप्पी विद दोज वॉट एवर 3.5-4% रिटर्न्स इन सेविंग्स बैंक? यू माइट नॉट बी, राइट? सो इट्स टू अर्ली टू डिक्लेयर दैट लाइफ विल बी लाइक दिस विदाउट FIIs. So will it be good for India or bad for India without FIIs? How is it looking now? Well, it will not be normal at some point of time. Too unlikely. It is, मतलब you have to be extremely optimist to say that we will run only with DIIs investments and FII आएगा ही नहीं, तो शायद चांस ही नहीं है। And besides that, market will You never know, but good question by the way. People say no chance. Why do people say no chance without FIIs? DIIs will rule, whereas you don't need FIIs. We have only 1/6 of the population. We have got all the infrastructure. We have got digital India. You only have a 25,000 crore liability book every month. Every month, we have another 10 to 12% of EPFO inflows coming into equity markets. I think another 6 months, 1 year down the line, we will not require FIIs. Very optimistic. It is true. It is true. So for my presentation, I will just want a rating. If you can just scan this link and give me a rating, it will help me to prepare probably even more better next time I present. जो रियल एस्टेट मार्केट में, रियल एस्टेट स्टॉक्स और सीमेंट में पैसा निकाला हुआ है कि उन्होंने कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया था। Sorry. रियल एस्टेट कंपनी जो है ना, ओबेरॉय एलएलपी, हाँ. गोदरेज प्रॉपर्टी, हाँ. सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, हाँ. इन कंपनियों में फॉरेनर्स ने, अंग्रेजों ने इन्वेस्ट किया था या नहीं किया था? नहीं, मैंने चेक नहीं किया, सॉरी, आई डोंट।
Yeah. Right, coming back to that same question, Hmm. large cap and banking. Correct. Especially banking sector. Okay, so like for an individual, okay, like once you invest in large cap, right, तुम्हारे हाथ में नहीं रहता है कि वो किधर पैसा invest करें. So are you suggesting to invest in banking mutual funds or thematic funds or how do we, what are you suggesting? So it can always be a combination of both the things that you have told. Thematic funds, any specific theme that you, based on your portfolio obviously. See, many of the suggestions that an AMC gives or any expert gives will be a bird's eye view or a helicopter view of कि ये ideal scenario हो सकता है. अब that ideal scenario may or may not fit your particular investment. अब मुझे नहीं पता है कि आपके क्या क्या investments हैं, कहाँ है, क्या है, and whether or not the banking idea that has been told is required to you or not in the first place. तो पहले तो वो आप अगर कोई मतलब जिनसे आपका बनता है उनके साथ बैठ के आप अगर डिसाइड कर सकते हैं कि सो किसी ने ये बोला है इज इट रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट प्लेस फॉर मी टू फिट दिस पर्टिकुलर आइडिया इन दैट. तो अगर समझो you get an answer telling that yes, this particular idea fits into my particular profile, I would say that not more than 10-12% of this particular idea should be there invested, because most of your money according to us even today should go into the bigger the wider market participants, be it flexicap, multicap, dynamic or multi-asset, something which covers the overall idea instead of going behind a specific idea, because specific idea will always have its own cycle. There would be times when it might give you 80-85% of return in 1 year, and there will be times when in a 1 year it will actually take you below your investments of to the tune of 20%, 25%. So first see if that fits into your profile of investments, and if it does, then allocate not more than 10-12% of the overall pie. That would be the suggestion. Yeah. See, when we talked about thematic, you said the banking and finance. If you remember a few months back, defense was in the discussion. Correct. Okay. So are these investments, when an investor is for 10-15 years or more, do they work for the longer term? Correct. It is always like that. The problem with probably investment is that it always picks up, or for that matter that particular theme picks up only when the 1 year return looks good. So there was a fund which came in 2023 if I am not wrong, and gathered huge amount of AUM. 10 रुपए का NAV 100 हो गया, and then तो probably 10 के NAV में जिन लोग आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हैं, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग दैट फैक्ट. अब वो 10 का 100 हो गया, और 100 में जितना पैसा आया वो शायद 10 रुपए में आया ही नहीं. So the problem is all these investments idea that we have, it happens in the hindsight. Abhi now why is it banking that we are telling might do well is because it has not run well in the last 2-3 years, and probably it might do well. अब शायद ये particular idea में आप 5-6% डाल भी दो तो शायद हो जाए कुछ. अब जहाँ पे 10 का NAV 100 हो गया, the best stocks of the industries in the defense space have already given you 60, 70, 80%. Their price earnings have been at 70, 60, 80 times. मतलब उन लोग उतने ऑर्डर्स जो उनको मिले हैं उसको उन लोग डिलीवर भी कर रहे हैं या नहीं, वो भी मतलब देखना जो है शायद वो या तो वो एडवाइज़र का काम है या फंड मैनेजर का काम है. तो we might have to look at the overall picture and then probably go and invest there. That's my point.